अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 91 से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट अबाउट टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर्स। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट ऑफ वोटर्स शोइंग टोटल नंबर ऑफ मेन वोटर्स एंड वुमेन वोटर्स एट द पोलिंग स्टेशन, टोटल वोट्स कास्ट बाय मेन एंड वुमेन वोटर्स। मीन हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर देखेगा कि मेन वोटर्स कितने हैं और वुमेन वोटर्स कितने हैं। और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा, मीन जब वोट कास्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर भी ये काउंट किया जाएगा कि मेन के कितने वोट्स कास्ट हुए हैं और वुमेन के वोट कितने कास्ट हुए हैं। तो उनकी एक रेशियो निकाली जाएगी। तो ये बेसिकली रेशियो क्यों निकाली जाती है, ये हमने सेक्शन 9 के अंदर देखा था कि अगर वुमेन वोटर जो है वो 10% से लेस हो, तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो उससे फिर यही एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे वुमेन को वोट कास्ट करने से रोका गया। सबसेक्शन 2, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल सेंड दिस जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट टू द रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन। दोनों को जो है ना ये स्टेटमेंट भेजी जाएगी। The presiding officer may also prepare a special report during or after polling day if he believes that women were prevented from voting due to any agreement, express or implied। तो इसमें कल्चरल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती हैं, कोई और रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जब भी पता चला, चाहे वो ड्यूरिंग पोलिंग या आफ्टर पोलिंग, तो वो जो है ये सारा कुछ जो मामला है वो फिर बाद में जो इलेक्शन कमीशन है उसको इन्फॉर्म करेगा कि वहाँ पे विमेन को वोट करने से रोका गया। उसके बाद फिर जो कानूनी चारा जोई है वो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो करता है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। दिस रिपोर्ट शैल बी सेंड टू द रिटर्निंग ऑफिसर एंड कमीशन। सेक्शन 92, अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स, गैर हतमी नतायज। तो जो मीडिया पे आ रहे होते हैं दूसरे दिन, वो गैर हतमी नतायज होते हैं, लेकिन जो फाइनल एक रिजल्ट है वो लेट कंपाइल होता है। After receiving results of the count from the presiding officials in a constituency, and the returning officer shall prepare and announce a provisional consolidated statement of results excluding postal ballots। अब ये postal ballots क्या होते हैं, ये हम सेक्शन 93 के अंदर देखेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी वो रिजल्ट्स उनको मासूल होते हैं, उनकी एक वो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो वो गैर हतमी नतायज कहलाते हैं। Conduct this in the presence of the contesting candidates, their agents, or authorized observers if they are present. Affix a copy of the provisional statement signed by him in a conspicuous place in his office। Conspicuous mean एक वाज़ेह प्लेस जो होती है जहाँ पे सबको वो जो वो मतलब कॉपी अफिक्स करते हैं, मीन चिस्पा करते हैं, वो सबको नज़र आनी चाहिए। तो वहाँ पे इसको जो है वो अफिक्स कर दिया जाता है। Send a copy of the statement to the election commission। सेक्शन 93, पोस्टल बैलेट। तो इसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज़ हैं जो कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए जो है वो वोट डालते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स में वोट बाय पोस्टल बैलेट्स एज़ प्रेस्क्राइब्ड। क्लॉज़ ए, पर्सन्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 27। हमने सेक्शन 27 के अंदर देखा था कि ऐसे पर्सन्स जो कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, वो अपनी रेज़िडेंस पे नहीं होते या वहाँ पे जो उनका वोट रजिस्टर होता है वहाँ पे नहीं होते, तो वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। तो उसमें उनके स्पाउसेस और चिल्ड्रन भी आते हैं, तो वो भी उनके थ्रू मतलब उनके रेफरेंस से जो है वो वोट डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो भी तो मौजूद नहीं होते ना अपने रेजिडेंस में। इसके अलावा पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटीज एट अ पोलिंग स्टेशन अदर दैन देयर ओन। मीन जितना भी पोलिंग स्टाफ होता है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, वो और इसके अलावा वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल होते हैं, तो पुलिस का जो सिक्योरिटी का जो अमला होता है, वो भी जो है पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी, पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी हु कैन नॉट ट्रैवल एंड होल्ड अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद डिसेबिलिटी लोगो इशूड बाय नादरा। इसके अलावा ऐसे मीन के स्पेशल पर्सन्स जिनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद डिसेबिलिटी लोगो होगा, जो कि नादरा इशू करेगा, वो भी पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। पर्सन्स डिटेन्ड इन प्रिजन आर हेल्ड इन कस्टडी, मीन के जो कैद के अंदर होते हैं, जो जेलों के अंदर होते हैं, वो भी जो है पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। ये कैसे डाले जाएंगे, ये हम सब सेक्शन 2 के अंदर देखते हैं। ए वोटर इंटेंडिंग टू यूज पोस्टल बैलेट शेल
फॉर पर्सन इन क्लासेस ए, उसके बाद सी एंड डी अप्लाई विद इन द टाइम specified by the commission soon after the election program is issued। अच्छा, इनके जो वोट होते हैं ना, ये जो वैसे एक नॉर्मल जो इलेक्शन होता है उससे पहले हो जाते हैं। इसमें कैटेगरी देखें, ए, उसके बाद सी और डी। तो इनका तो पहले ही पता होता है कि मतलब ये कहाँ पे अपॉइंटेड हैं, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या इनका तो पहले ही पता होता है कि ना ये डिसेबल लोग हैं। लेकिन इनका पता नहीं होता बी का कि कौन सा स्टाफ जो है वो अपॉइंट किया जाना है, या कौन से पुलिस पर्सनल जो हैं वो वहाँ पे अपॉइंट होंगे। तो इनको बेसिकली अपॉइंटमेंट के 3 दिन पहले जो है फॉर पर्सन इन क्लास बी अप्लाई विद इन, नहीं, मीन के अपॉइंटमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर, लेट्स सपोज अगर उन्होंने आज मतलब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो आज से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं कि हम पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालना चाहते हैं। तो इनका मतलब 3 दिन क्या, बाकी जो है ना ये इलेक्शन प्रोग्राम से पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो है ना वो सारी डेट अनाउंस कर देगा कि इस डेट के अंदर अंदर जो है ना आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई जैसे वो करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको बैलेट बॉक्सेस के जरिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो बैलेट पेपर भेज देता है। Applications must go to the returning officer of their constituency and include name of the voter, मीन जो वोट डालेंगे, एड्रेस एंड सीरियल नंबर इन द इलेक्टोरल रोल। ये 3 चीज़ें जो है ना वो एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करेंगे। On receiving this application, the RO shall send the voter a ballot paper and an envelope with a form of certificate of posting to be filled by the post office at the time of posting। तो मीन जो इलेक्शन कमीशन है वो एक बैलेट पेपर देता है और इसके साथ एक एनवेलप भी होता है, मीन के लिफाफा होता है। इसमें मतलब जो एक सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो पोस्टल ऑफिस खुद फिल करता है। तो उनको पता होगा क्या चीज़ें फिल करनी है, वो सारा उनको गाइड कर दिया जाता है। वो फिल करके फिर जो रिस्पेक्टिव पर्सन है उसके पास वो ये बैलेट पेपर भी और एनवेलप भी भेज देते हैं। तो उसके बाद फिर जो पर्सन है वो इसके ऊपर मार्क कर देता है जिसको भी वोट डालना चाहता है, और उस लिफाफे के अंदर उसको सील करके ना वापस जो एड्रेस मेंशन होता है इसके अंदर सर्टिफाइड पोस्टिंग के अंदर, वो वहाँ पे भेज देता है। After sending all ballot papers, the RO shall place all counterfoils in packets, signed and seal them, and note the number of ballot papers in each packet। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो है ना वापस भेज दिए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर फिर इनको हैंडल करता है। A voter receiving a postal ballot shall record the vote in the prescribed manner। Record mean वोट कास्ट करेगा। Post the ballot paper in the envelope provided so that it reaches the RO before polling day। तो ये पोलिंग डे से जो है ना पहले उन्होंने वोट कास्ट करके जो भी उनको टाइम दिया जाता है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने वापस जो है आरओ को वो बैलेट पेपर जो है मीन के वो जो एनवेलप है उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ उसी एड्रेस पे वो भेज देते हैं। सेक्शन 94 वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानी। द इलेक्शन कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स मीन के ट्रायल एक्सपेरिमेंट फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज इन बाय इलेक्शन। जो ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, छोटे इलेक्शन होते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और वो चंद सीटों पे होते हैं। तो उन पे बेसिकली जो है ना ये पायलट प्रोजेक्ट किए जाएंगे कि पता चल सके कि वो इलेक्शन ठीक होते हैं या नहीं। यहाँ पे ये देखें उन्होंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक की जाएंगी। टेक्निकल एफिशिएंसी मीन के वर्कबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये चेक किया जाएगा इस पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए। दूसरा सिक्रेसी मीन की जो प्राइवेसी है क्या वो वाकई ही कॉन्फिडेंशियल रहती है कि नहीं रहती। फिर सिक्योरिटी होगी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ज़ाहिर है उसके ऊपर पैसे भी तो लगते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, आपने बैरून मुल्क जाके वो सारा सिस्टम डिज़ाइन करना है, उसके लिए बजट भी तो चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाएंगी ड्यूरिंग बाई इलेक्शंस। The commission shall share results of these projects with the government। The government shall within 15 days from the start of a parliamentary session after receiving the report present it before both houses of parliament। मीन की जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होगा तो गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर अंदर ये जो कमीशन की तरफ से रिजल्ट शेयर किए जाते हैं इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये बोथ हाउसेज के अंदर इनको प्रेजेंट करेगी। वहाँ पे इसकी डिबेट होगी, डिबेट से पता चलेगा कि क्या वाकई ये फिजिबल है या नहीं है। जो भी चेंजेस करनी होंगी वो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर। सब सेक्शन 2 के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की डेफिनेशन गिवन है। एक तो वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए अंडर पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951।
या फिर उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होना चाहिए, जो कि नादरा इशू करता है। जो इम्पोर्टेंट डाटा जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि वो अब्रॉड जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ से रह रहा हो, चाहे वो परमानेंटली हो या टेम्पोरेरीली। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आज गए हैं या अभी आपको 10 दिन हुए हैं तो आप जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की डेफिनेशन में आएँगे, नहीं। आपको वहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ हो गए हों, चाहे आप किसी वैसे टेम्पोरेरीली काम के लिए गए हों या वहाँ पे परमानेंटली रहते हों, तो तब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी की डेफिनेशन में आएँगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। Section 95 Consolidation of Results. Immediately after provisional results, the returning officer shall give written notice to contesting candidates and their election agents about day, टाइम एंड प्लेस फॉर कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स। मीन कंसोलिडेशन ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उनकी कंपाइलेशन को बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट कहा जाता है, जो कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी रिजल्ट्स उनको वसूल होते हैं उनकी कंसोलिडेशन करता है। लेकिन वो खुद नहीं करता, इनके प्रेजेंस में किए जाते हैं जो कि कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स होते हैं या फिर उनके जो इलेक्शन एजेंट्स होते हैं। अगर वो भी आना चाहें और ये ना भी आना चाहें तो भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कैंडिडेट सॉरी कंसोलिडेशन कंसोलिडेट रिजल्ट्स ऑफ द काउंट फ्रॉम ऑल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट्स रिसीव्ड बिफोर कंसोलिडेशन। ये जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं ये हम देख चुके हैं कि ये डायरेक्टली जो है रिटर्निंग ऑफिसर को ही वसूल होते हैं, ये इनको मौसूल नहीं होते। In the presence of candidates are their agents. Only one agent per candidate is allowed. तो जो जितने भी एजेंट्स होते हैं हमने देखा कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक एजेंट जो है वो कैंडिडेट की तरफ से वहाँ पे अपॉइंटेड होता है। लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास काउंटिंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ एक एजेंट अलाउ होता है, बाकी एजेंट अलाउ नहीं होते। Before consolidation, the RO shall recheck the rejected ballot papers excluded by the presiding officers। उनमें हमने देखा था कुछ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स होते हैं, कुछ स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स होते हैं, कुछ चैलेंज्ड बैलेट पेपर्स होते हैं। तो जो बेसिकली वो एक तरह से रिजेक्टेड होते हैं, उनको रीचेक किया जाता है। इफ़ ही फाइंड्स दैट एनी पेपर वाज रॉन्गली रिजेक्टेड ही शैल काउंट इट इन फेवर ऑफ द करेक्ट कैंडिडेट। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो दोबारा चेक करता है, क्योंकि उसके पास पावर भी ज़्यादा है, उसके पास जो है वो नॉलेज भी ज़्यादा है, अथॉरिटी भी ज़्यादा है। उसको पता चल जाता है कि क्या ये जो बैलेट पेपर रिजेक्ट किया गया है वाकई ही इसको रिजेक्ट ही करना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से गलती से रिजेक्ट हुआ या उसके नॉलेज में ऐसा कुछ ना हो, क्या ये रिजेक्ट होना चाहिए या नहीं, तो उसको दोबारा से चेक किया जाता है। अगर वो बिल्कुल ठीक निकलता है तो जिस कैंडिडेट के फेवर में होता है उसको काउंट कर लिया जाता है। दारो शैल आल्सो काउंट पोस्टल बैलेट पेपर्स रिसीव्ड बाय हिम, जो उसको डायरेक्टली रिसीव होते हैं। ऐड बैलेट वोट्स टू ईच कैंडिडेट्स टोटल इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। रिजेक्ट एनी इनवैलिड पोस्टल बैलेट्स, सेम रूल्स एज सेक्शन 90। सेक्शन 90 के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा रूल्स देखे थे कि किस तरह से जो है वो चैलेंज या फिर टेंडर्ड या फिर स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स होते हैं। उसके अलावा और भी रूल थे, वो आप दोबारा देख सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है इनको रिजेक्ट किया जाएगा। Ballot papers rejected by the RO shall be mentioned separately in the consolidated statement. Recount on candidate's request. Before consolidation starts, the RO shall recount ballot papers of one or more polling stations. ये सिर्फ एक या दो पोलिंग स्टेशन के किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के दोबारा से किए जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें कंडीशन है, किस कंडीशन की बेस पे जो है ना वो काउंटिंग की जाएगी। एक तो हमने देखा था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे रिकाउंटिंग की जा सकती है और यहाँ पे भी रिकाउंटिंग की जाएगी। तो किन बुनियादों पे यहाँ पे देखें, द मार्जिन ऑफ विक्ट्री बिटवीन द विनिंग कैंडिडेट एंड द रनर अप इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मीन अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो दो कैंडिडेट हैं, वैसे तो ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो की बात की जा रही है, एक तो विनिंग कैंडिडेट, दूसरा रनर अप। उनके दरमियान जो मार्जिन है ना विक्ट्री का, वो 5% से लेस हो। हम अज्यूम करते हैं कोई भी पोलिंग स्टेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यही बात की जा रही है, वन और मोर पोलिंग स्टेशन। लेट्स सपोज एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे वोट पड़े हैं एक कैंडिडेट को जो जीता है 100, दूसरा जो रनर अप है उसको पड़े हैं कोई 96। अब यहाँ पे देखें मार्जिन कितना है, सिर्फ 4% का है। अब ये जो 4% का मार्जिन है ना, मीन के 4 नंबर का,
तो ये बहुत कम है। हो सकता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे कोई गलती हुई हो, कि इसमें उन्होंने कम काउंट किया हो, इसमें ज़्यादा कर दी हो, या काउंटिंग में गलती हो सकती है ना, तो ये मार्जिन बहुत कम है। इस सूरत में जो है वो जो कैंडिडेट है जो या एजेंट है उसके पास ये जवाज़ बनता है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को कहे कि यहाँ पे आप दोबारा काउंटिंग करें। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि लेस दैन 8,000 वोट्स फॉर नेशनल असेंबली और लेस दैन 4,000 वोट्स फॉर प्रोविंशियल असेंबली विच एवर इज स्मॉलर। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम अज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एक पोलिंग स्टेशन का देखा, और ज़ाहिर है 100 वोट तो नहीं पड़ते, ज़्यादा ही पड़ते हैं, लाखों में भी पड़ते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो हम अज्यूम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी को पड़े 2 लाख वोट, ठीक है, और एक और पर्सन है उसको पड़े कोई 1,96,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फ़र्क कितना है, 4,000 का है। 4,000 वोट का फ़र्क है ना, बहुत कम वोट फ़र्क है। तो ये प्रोविंशियल असेंबली का होगा। ज़ाहिर है ये 4,000 का फ़र्क जो है ना, ये प्रोविंशियल असेंबली की बात की जा रही है। तो तब भी रिकाउंटिंग हो गई। अगर वो नेशनल असेंबली हो तो इसको 196 के बजाय आप कर देते हैं 192, और ये जो विनर कैंडिडेट है उसने 2 लाख ही जीते। दूसरा जो कैंडिडेट है उसने 1,92,000 वोट लिए। अब यहाँ पे मार्जिन जो है ना कम है, 8,000 का वोट का फ़र्क है, तब भी रिकाउंटिंग की जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये किसी का फ़र्क ये हो कि किसी को 2 लाख पड़े हैं और दूसरे कैंडिडेट को पड़े हैं सिर्फ़ 30,000 वोट, तो यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं ना बनती कि उसको रिकाउंट किया जाए। तो जितना भी मतलब मार्जिन निकले तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 बढ़ जाएँगे, 2,000 बढ़ जाएँगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकते ना, तब वो रिकाउंटिंग नहीं की जाएगी। द नंबर ऑफ वोट्स रिजेक्टेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ इक्वल टू आर मोर दैन मार्जिन ऑफ विक्ट्री। यहाँ पे देखें बेसिकली ना ये 2 कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर, इसके अंदर फिर मज़ीद 2 कंडीशन है। तो इसमें वैसे तो 3 बनेंगी, लेकिन यहाँ पे क्लॉज़ेज़ के हिसाब से 2 हैं। दूसरी जो कंडीशन है ना बेसिक, जो क्लॉज़ बी में है, वो ये है कि अगर जो एक कैंडिडेट है उसकी जो रिजेक्टेड वो बेसिकली वोट्स हैं, वो या तो उसके इक्वल हों जो उसकी विक्ट्री की है, या उससे मतलब ज़्यादा हों। तो मीन के अगर किसी को वोट पड़े हैं 50,000, इतने ही उसके 50,000 जो वोट्स हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। अभी यहाँ पे भी हो सकता है कि वो जो रिजेक्ट हुए हैं वो गलती से हो गए हों, या ऐसा कुछ हो सकता है। उस सेंस में भी फिर दोबारा रिकाउंटिंग की जाएगी। उसमें ज़ाहिर है वो ऐसे जो हमने ऊपर भी वो एक कॉन्सेप्ट देखा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको भी दोबारा रिकाउंट कर सकता है, देख सकता है कि क्या वो वैलिड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इस सेंस में उनको भी दोबारा से जो है रिकाउंटिंग की जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट नोट ये है कि द रिटर्निंग ऑफिसर कैन ओनली कंडक्ट अ रिकाउंट वंस, सिर्फ एक दफ़ा रिकाउंट कर सकता है। द इलेक्शन कमीशन may also before consolidation ends and after informing candidates order the RO to recount ballot papers one or more polling stations। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ये भी दोबारा से एक रिकाउंटिंग करवा सकता है। इफ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन PO results and the recount, the RO shall record details। तो मीन जो RO ने रिकाउंटिंग की है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिजल्ट्स हैं उनमें फ़र्क है, हो सकता है ज़्यादा फ़र्क हो। इससे ज़ाहिर होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बहुत ज़्यादा कोताही बरती है, उन्होंने अच्छे से रिजल्ट कंपाइल नहीं किए, तो फिर जो भी मामला है वो RO रिकॉर्ड करेगा और फिर इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग कंसोलिडेशन आफ्टर रिकाउंट, तो ये भी यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। नेशनल असेंबली इलेक्शन की जो है ना वो कंपाइलेशन है ऑफ रिजल्ट्स, वो 7 दिन के अंदर-अंदर होगी, जबकि प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस की 5 दिन के अंदर-अंदर होगी। जैसे ही ये कंसोलिडेट हो जाएँगे तो उसके बाद ये 24 आवर्स के अंदर-अंदर इनको जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट को इनको साइन करके जो है ना वो कमीशन को भेज दिया जाएगा। Candidates, agents and accredited observers present receive a copy of the consolidated result। मीन के जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट की कॉपी दी जाएगी। द कमीशन पब्लिशेस ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन इट्स वेबसाइट विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पोल। पोल के 14 दिन के बाद जो है ना कमीशन इन तमाम रिजल्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर, इतने तमाम डॉक्यूमेंट्स को, बेसिकली रिजल्ट ही होते हैं ना, उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। सेक्शन 96 रीसीलिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज़। हमने सेक्शन 90 के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखा था कि किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट और उनके एजेंट की मौजूदगी में बैलेट पेपर मीन की वोट्स को काउंट करता है
और उसमें जो बैलेट पेपर टेंडर्ड होते हैं या चैलेंज होते हैं या स्पॉइल्ड होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है, उनको सेपरेट बैलेट बॉक्सेस के अंदर ऐड किया जाता है और उसके बाद फिर जो है उनके रिजल्ट्स को तैयार किया जाता है। फिर उनको पैक्स के अंदर जो है वो सील किया जाता है। सील करके इनको रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर इनको दोबारा से ओपन करता है। हो सकता है उनमें कुछ ऐसे पैकेट्स हों जिनको जो है वो ओपन ना किया जाता हो, जो ज़रूरी होते हैं उनको ओपन किया जाता है। वहाँ पे फिर उनकी दोबारा से काउंटिंग की जाती है, उनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं और कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। ये सारा काम करके प्रिपेयर करके फिर दोबारा से इनको रीसील किया जाता है, यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। Allow candidates and their election agents present to sign and affix their seals to the packets. Section 97. Equality of votes. If two candidates get equal votes after consolidation, both are declared elected, each serve half of the assembly term. अब जो नेशनल असेंबली की टर्म है हमें पता है कि वो 5 ईयर्स है, तो हाफ टर्म कितनी बनेगी 2.5 ईयर। तो इसमें फिर एक और मसला आता है कि पहले कौन सर्व करेगा। उसके लिए ड्राइविंग अलार्ट्स में इनकी कुरानंदाजी की जाती है, तो जिसका नेम पहले आ जाता है वो पहले सर्व करता है। तो जिसका नेम पहले आ जाता है फिर जो कमीशन है उसका नेम जो है ऑफिशियल गैजेट के अंदर मेंशन कर देता है कि ये पहले सर्व करेगा। Lots are drawn in the presence of candidates and their agents. RO keeps records of proceedings and obtain signatures of witnesses. If someone refuses to sign, it is recorded. If one of the candidates dies or cannot assume office, the other candidate serve the full term. तो मेन कि अगर उनमें किसी एक कैंडिडेट की, चाहे वो पहले वाला या दूसरे वाला, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है या किसी वजह से उसके ऊपर कोई केस बन जाता है, वो जो है उसकी सीट वैकेंट हो जाती है, तो दूसरा कैंडिडेट वो फुल टर्म के लिए जो है वो सर्व कर सकता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट सेम जो है वो नंबर के वोट ले लें, लेट्स सपोज़ सब ने 2-2 लाख वोट ले लिए, तो ऐसा तो होता तो नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा फिर भी हो जाए तो फिर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और ये जो इलेक्शन है कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट के साथ 60 दिन के अंदर अंदर में 60 डेज़ के अंदर अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेक्शन 98 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। On receiving the final consolidated result, the Commission must publish in the official gazette the name of the candidate with the highest votes within 14 days of the poll. तो मीन जिनके वोट ज़्यादा होते हैं, जो कि मीन के विनर होते हैं, उनके नेम जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर मेंशन कर दिए जाते हैं विद इन 14 डेज। द कमीशन आल्सो पब्लिश नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय ईच कैंडिडेट। यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट की बात की जा रही है, मीन कि जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं, उनके नेम भी मेंशन किए जाते हैं और उन्होंने जितने वोट लिए होते हैं वो भी जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। Returned candidates must submit their election expenses return within 10 days. Commission will not notify the result if this is not submitted. तो मीन वैसे तो प्रोविजनल जो प्रोविजनल रिजल्ट्स होते हैं, मीन गैर हतमी नताइज होते हैं, उससे पता तो चल देता है कि ये जो पर्सन है ये विनर है, लेकिन उसके उस विनर होने की पोजीशन से भी उसको फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक वो असेंबली का मेंबर ना बन जाए। तो असेंबली का मेंबर तब तक वो नहीं बन सकता जब तक उसका नेम जो है वो पब्लिश ना किया जाए, नोटिफाई ना किया जाए। तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन लगाई गई है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है वो रिटर्न जो उसने करने होते हैं उनको सबमिट करे। तो अगर वो इलेक्शन एक्सपेंसेस रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करता तो उसका नेम जो है वो नोटिफाई नहीं किया जाएगा, मीन के तब तक वो असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। All published documents must be placed on the Commission's website within 2 days of Gazette publication. इन जैसे ही गैजेट पब्लिकेशन के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं पब्लिश किए जाते हैं, उनको फिर 2 दिन के अंदर अंदर कमीशन की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाता है। सेक्शन 99 डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड बाय द कमीशन। तो मीन के ये क्वेश्चन पैदा होता है ना कि अब इतने डॉक्यूमेंट्स हैं हर पोलिंग स्टेशन से, फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, तो उनका करते क्या है, फिर कमीशन क्या करता है। तो उसमें देखें कौन-कौन से हैं, जैसे बैलेट पेपर हो गया, काउंटर फॉइल ऑफ इशूड बैलेट पेपर्स, मार्क्ड कॉपीज़ ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। उसके अलावा हमने देखे थे बैलेट पेपर अकाउंट हो गया, फिर टेंडर्ड बैलेट पेपर, टेंडर्ड वोट लिस्ट, सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो हैं कमीशन को सारी जाती हैं। तो इनको 1 साल तक महफूज रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है ये डिटेल जो है ना मेंशन है कि इनको ट्रेजरी और सब ट्रेजरी जो है ना वहाँ पे जो हाउसेज़ होते होंगे इस तरह से, वहाँ पे इनको
महफूज जगह पे जो है वो रखा जाता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद इनको फिर जो है ना वो जो है ज़ाया कर दिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी, इफ द ट्रेजरी सब ट्रेजरी ऑफिसर इज फाउंड नेग्लिजेंट और willful, the competent authority will take action against them for breach of official duty. Tampering after opening. If any packet is found tampered after opening under commission or tribunal order, the RPO whose seal was on the packet shall be dealt with accordance to the provisions for breach of official duty. Mean जिसके पैकेट के ऊपर जो सील है वो महफूज ना हो, किसी वजह से टेम्पर हो। टेम्पर से मुराद ये है कि वो जो है ना फेक हो, जो ओरिजिनल होती है वो ना हो, तो उसको ऐसे समझा जाएगा कि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर जो है वो ब्रीच किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन हैं वो लागू होंगी। कमीशन शैल रिटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर 1 ईयर फ्रॉम डिपॉजिट, मतलब 1 साल तक उनको महफूज रखा जाता है। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर कोई पटिशन है, कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, वो जो है ज़ाया नहीं किए जाते, उनको जो है ना तब तक वहाँ पे महफूज रखा जाता है जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता, पटिशन जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती। सेक्शन 100 पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो आम पब्लिक होती है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख सकती है, लेकिन इसमें जो बैलेट पेपर्स होते हैं, बैलेट पेपर आपको पता है वो पेपर्स होते हैं जो कि जो सिटीज़न उसके ऊपर जो है मार्क करते हैं कि उसने किसको वोट डालना है, वो हमेशा सीक्रेट ही रखे जाते हैं। वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए जो है अवेलेबल नहीं होते, बाकी सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसकी जो है ना वो फ़ी होती है। फ़ी, टाइम और कंडीशन जो है वो कमीशन अपने रूल्स के अंदर मेंशन करेगा, किस टाइम को किन कंडीशन के अकॉर्डिंग और क्या फ़ी होगी, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। सेक्शन 101 ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ऑर्डर ओपनिंग ऑफ पैकेट्स ऑफ काउंटरफॉइल्स एंड सर्टिफिकेट्स और इंस्पेक्शन ऑफ एनी काउंटेड बैलेट पेपर। तो यहाँ पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की बात की जा रही है, अगर उसको किसी तरह का भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, काउंटरफॉइल चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, तो इंस्पेक्शन के लिए वो उसके लिए मतलब मंगवा सकता है कि आप इस पैकेट को ओपन करें। The tribunal may refuse such an order if it is unlikely to affect the election result. लेकिन ट्राइब्यूनल जो है वो किसी भी ऐसे ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर सकता है अगर कोई और पार्टी जो है कहती है कि आप ये हमें दिखाएं, अगर उससे कोई मतलब इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो उसको वो रिफ्यूज़ कर सकती है। वो कह सकती है कि ये आपको अवेलेबल नहीं है, आप इसकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। Any order under subsection 1 may include conditions regarding persons allowed to inspect, time, place and mode of inspection, production of document and opening of packet। ये मतलब तमाम चीज़ें मेंशन होंगी कि कौन से पर्सन आके देख सकते हैं वगैरह वगैरह। When documents are produced under the order, it is conclusive evidence that the document relate to the election uh, specified. Any endorsement on ballot paper, packet or document is prima facie. Prima facie mean first sight evidence that they are as described. A numbered counterfoil with the voter's signature or thumb impression is prima facie evidence that the voter is the same person as listed on the electoral roll। मतलब अगर कोई पर्सन है उसके हवाले से कोई केस चल रहा है या कोई भी प्रोसीडिंग है, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन बिल्कुल ठीक है, तो ये फर्स्ट साइट होगा, मीन कि पहली नज़र में ही वो उसको एविडेंट बना जाएगा कि ये बिल्कुल वही पर्सन है, इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। सेक्शन 102 बाय इलेक्शंस मीन ज़मीनी इलेक्शंस। ये बेसिकली कैजुअल वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। व्हेन अ सीट बिकम्स वैकेंट द कमीशन शैल इशू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, कॉल अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी टू इलेक्ट अ पर्सन टू फिल द सीट, specify the date of election in the notification. The provisions of this act and rules apply with necessary changes to the by-election despite what is in section 57। सेक्शन 57 के अंदर हमने इलेक्शन प्रोग्राम के हवाले से जो डिफरेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि कागजात नामजदगी, फिर उनकी स्क्रूटनी वगैरह, वो सारी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो हमने देखे थे। तो यहाँ पे इनकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो डेज हैं, वो कमीशन नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करेगा, जो कि इससे डिफरेंट हो सकते हैं। सेक्शन 103 Electronic voting and biometric verification. The Commission may conduct pilot projects for electronic voting machine and biometric verification system in the by-elections। जिस तरह से हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो देखा था कि बाई इलेक्शन के अंदर उनकी जो वोटिंग होनी है, उनको जो है ना पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर चेक किया जाएगा।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना बेसिकली पहले चेक किया जाएगा। These systems are in addition to the manual voting procedures. पर्पस क्या होगा? To assess technical efficiency, scrutiny and financial feasibility of electronic voting machine and biometric system. सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से वोटिंग सिस्टम में उनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो एक मतलब मंसूबा प्लान है, उसमें देखा था। तो इसमें भी जो रिज़ल्ट्स होंगे, वो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को जो है ना सबमिट करेगा और गवर्नमेंट फिर जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होगा, उसकी 15 डेज़ के अंदर-अंदर बोथ हाउसेज़ के अंदर इन रिज़ल्ट्स को प्रेज़ेंट करेगी। तो उसके ऊपर जो भी डिबेट होनी है, जो भी उन्होंने जो है बेसिकली कोई भी एक्ट तश्कील देना है, जो भी करना है, वो उस हवाले से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो है ना लेक्चर ख़त्म हुआ। तो ये 5th बेसिकली 5th चैप्टर था। तो वो 103 सेक्शन तक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जो है ना 6th चैप्टर होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।